दोस्तों, ये कहानी इतनी अच्छी है कि आपके दिल को छू सकती है। तो कहानी को सुनने से पहले अपने दिल को थाम के बैठना। तो कहानी शुरू करते हैं। ये बात साल 2005 की बात है। एक अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम डेजी है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। उसकी बेटी का नाम कैरोलाइन है और वो उसके पास बैठी है। डेजी अपनी बेटी से एक पुरानी और भावुक कहानी साझा करना चाहती है। वो अपनी बेटी को एक अंधे आदमी जो कि घड़ी बनाते थे, जिनका नाम मिस्टर गेटो था, वो उनकी कहानी बताती है, जिसे 1918 में न्यूयॉर्क के लिए एक बहुत बड़ी घड़ी बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मिस्टर गेटो ने बड़े प्यार और उम्मीद से वो घड़ी बनाई, लेकिन उसी दौरान उसका इकलौता बेटा पहली विश्व युद्ध में लड़ने गया और कभी लौटकर नहीं आया। उसकी मौत की खबर मिस्टर गेटो का दिल तोड़ देती है। जब घड़ी को सार्वजनिक रूप से दिखाने का दिन आता है तो यह बहुत बड़ा आयोजन होता है। वहां खुद अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट भी मौजूद होते हैं। लेकिन जब घड़ी का पर्दा हटाया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं, यानी समय पीछे की ओर जा रहा था। लोग चौंक जाते हैं, मगर मिस्टर गेटो बताता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। वो चाहता है कि समय उल्टा चले ताकि युद्ध में मरे हुए सारे जवान जिंदा हो जाए और फिर से अपने घर, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों के पास लौट आए। उसकी ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। डेजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी कैरोलाइन से कहती है, एक डायरी है, इसे जरा जोर से पढ़ो। डायरी बहुत पुरानी होती है, जैसे कोई यात्रा पत्रिका हो जिसमें टिकट्स चिपके हुए हैं और कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं। कैरोलाइन पढ़ना शुरू करती है और पता चलता है कि ये कहानी है एक बेंजामिन बटन नाम के आदमी की। कैरोलाइन डायरी पढ़ती रहती है और अगली कहानी सामने आती है। 11 नवंबर की एक ठंडी शाम को एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसकी शक्ल और हालत किसी बूढ़े आदमी जैसी होती है। उसकी त्वचा झुर्रीदार होती है, हड्डियां कमजोर और आंखें धुंधली होती हैं। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जन्म के कुछ ही देर बाद उसकी मां दुनिया छोड़ देती है। अपनी आखिरी सांसों में वो अपने पति से कहती है, हमारे बच्चे को इस दुनिया में जगह जरूर दिलाना। उसका पिता, जिसका नाम थॉमस बटन है, वो कांपते दिल से पालने के पास जाता है। वहां मौजूद नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो बच्चे को उठाकर देखता है, वो डर और दुख से चिल्ला उठता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और वो टूट जाता है। उसका मन करता है कि वो बच्चे को नदी में फेंक दे, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। डरा हुआ थॉमस अपने बेटे को एक वृद्धाश्रम के बाहर छोड़कर भाग जाता है। वृद्धाश्रम में काम करने वाली एक दयालु महिला जिसका नाम क्वीनी है और उनके साथी जिनका नाम मिस्टर टिज्जी है, वो दरवाजे पर रोता हुआ नवजात बच्चा देखते हैं। क्वीनी को खुद कभी बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए वो उस अजीब से दिखने वाले नवजात को देखकर पहले चौंकती है, लेकिन फिर उसका दिल पिघल जाता है। वो सोचती है, ये भी तो भगवान का ही बच्चा है। तभी डॉक्टर बच्चे की जांच करते हैं और वो बताते हैं कि बच्चे को गठिया है। उसकी आंखों में मोतियाबिंद है और हड्डियां बहुत कमजोर हैं। सबको लगता है कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन क्वीनी हार नहीं मानती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, अगर भगवान ने इसे भेजा है तो इसकी देखभाल भी मुझसे ही करवाएगा। वो उसे अपना बेटा मान लेती है और उसका नाम बेंजामिन रखती है। डायरी का अगला पन्ना खुलता है और बेंजामिन की अनोखी जिंदगी आगे बढ़ती है। अगले कुछ सालों में हम देखते हैं कि बेंजामिन सिर्फ 5 साल का होता है, लेकिन उसकी शक्ल और हालत एक बूढ़े, कमजोर और गंजे आदमी जैसी होती है। उसकी आंखों पर मोटे चश्मे होते हैं और शरीर में बिल्कुल ताकत भी नहीं होती है। देखने वाले को यकीन ही नहीं होता कि वो बच्चा है। हालांकि उसका शरीर बड़ा दिखता है, पर क्वीनी उसे अब भी छोटे बच्चे की तरह नहलाती है, खाना खिलाती है और जब वो कहीं भागने की कोशिश करता है तो प्यार से डांटती भी है। बेंजामिन धीरे धीरे पढ़ना सीखता है, लेकिन वो चल नहीं सकता था। उसे हमेशा व्हील चेयर में बैठना पड़ता है। तभी अगला साल आता है और चमत्कार होता है। बेंजामिन पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है और कुछ कदम चलता है और वो मुस्कुराकर कहता है कि ये तो चमत्कार है। अब व्हील चेयर की जगह बैसाखियां उसकी साथी बन जाती है। वो धीरे धीरे चलना सीखता है, जैसे समय उल्टा बह रहा हो और वो जवान होता जा रहा हो।
इसी दौरान उसकी दोस्ती एक छोटे कद के दिलचस्प आदमी से होती है। वो दोनों जल्दी ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, शायद इसलिए कि दोनों ही दुनिया से थोड़े अलग हैं, और यही बात उन्हें करीब लाती है। और एक दिन वो दोस्त बेंजामिन को शहर घुमाने ले जाता है, फिर उसे अकेला छोड़कर एक वेश्या से मिलने चला जाता है। बेंजामिन अकेला रह जाता है और जब तक इंतजार करता है, आखिरी गाड़ी भी निकल जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने कमजोर पैरों और बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे चलकर घर लौटता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, क्वीनी उसे गुस्से से डांटती है। वो कहती है, कहां था तू इतनी रात को? लेकिन बेंजामिन के दिल में उस दिन की बात हमेशा के लिए बस जाती है। उसकी आंखों में चमक होती है, क्योंकि पहली बार उसने आजादी का स्वाद चखा था, और उसके लिए वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक बन गया। डायरी में एक खास दिन भी दर्ज होता है। उस दिन बेंजामिन की मुलाकात होती है 7 साल की एक प्यारी सी लड़की से, जिसका नाम डेजी होता है। डेजी की नानी वृद्धाश्रम में रहती है, और उसी दिन डेजी वहां मिलने आई होती है। जैसे ही बेंजामिन की नजर डेजी पर पड़ती है, उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। हालांकि बेंजामिन बाहर से एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से तो वो भी एक बच्चा ही है, और वो डेजी को पहली नजर में पसंद करने लगता है। अपनी डायरी में वो लिखता है, उसी दिन मुझे पहली बार प्यार हुआ था, वो भी डेजी से। डेजी भी जल्दी समझ जाती है कि बेंजामिन कोई आम बुजुर्ग नहीं है। उसके बोलने, चलने और सोचने के ढंग में कुछ बच्चों जैसा है। वे दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अक्सर साथ समय बिताते हैं। एक रात वे चुपचाप सबकी नजरें बचाकर बात करने निकल जाते हैं, लेकिन तभी डेजी की नानी उन्हें देख लेती हैं और बेंजामिन पर गलत इरादों का आरोप लगाती है। बेंजामिन हैरान परेशान होता है। तभी क्वीनी उसे प्यार से समझाती है, तू कोई आम बच्चा नहीं है, लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे और तुझे हमेशा खुद को संभालना होगा। तभी समय बीतता है। बेंजामिन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है, जैसे जवान हो रहा हो। अब वो खुद से नहाता है, उसके शरीर में ताकत आने लगती है, मांसपेशियां उभरने लगती हैं और उसके दांत भी मजबूत हो जाते हैं। एक दिन जब एक बुजुर्ग महिला उसके बाल काट रही होती है, बेंजामिन मुस्कुरा कर कहता है, मुझे लगता है मैं हर दिन थोड़ा और जवान हो रहा हूं। वो महिला शांत होकर जवाब देती है, पर यह भी तो दुख की बात है, जवान होते जाना, जबकि वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो धीरे धीरे दुनिया छोड़ते जाए। बेंजामिन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सोच में डूब जाता है। डायरी में अगला अध्याय खुलता है और बेंजामिन अपनी जिंदगी की पहली यात्रा पर निकलता है। अब बेंजामिन थोड़ा और जवान दिखने लगा है। वो काम की तलाश में एक समुद्री जहाज पर पहुंचता है, जिसका कप्तान है कैप्टन माइक क्लार्क। कैप्टन माइक एक जोशीला, बेबाक और थोड़ा सनकी किस्म का आदमी है। हालांकि बेंजामिन अब भी बाहर से एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता है, फिर भी कैप्टन माइक उसे काम पर रख लेता है। बेंजामिन को सफाई, डेक धोने और छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए यह सब एक नई रोमांचक दुनिया होती है। समंदर की खुली हवा, लहरों की आवाज और दूर तक फैली आजादी। धीरे धीरे बेंजामिन और कैप्टन माइक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात बातों बातों में कैप्टन माइक को पता चलता है कि बेंजामिन अब तक कुंवारा है, उसने कभी किसी औरत को छुआ भी नहीं है। कैप्टन माइक मुस्कुराकर कहता है, ये तो ठीक करना पड़ेगा, और कैप्टन उसे एक वेश्यालय ले जाता है। वहां बेंजामिन का अजीब सा रूप देखकर कई वेश्याएं डर या घबराहट महसूस करती हैं, लेकिन एक वेश्या थोड़ी झिझकते हुए मान जाती है। बाहर से भले ही बेंजामिन बूढ़ा लगे, लेकिन अंदर से वो एक जवान लड़के जैसा होता है। वो उस रात को एक नई अनुभूति की शुरुआत मानता है, एक ऐसा अनुभव जो उसे धीरे धीरे आत्मविश्वास देना शुरू करता है। बाद में दोनों के बीच एक अजीब सी लेकिन नरम दोस्ती बन जाती है। वेश्या कहती है, तू हर दिन आ जाना, बस रविवार को नहीं। बेंजामिन मुस्कुरा देता है। इसी दौरान बेंजामिन की मुलाकात एक और अजनबी से होती है, जिसका नाम थॉमस बटन होता है, जो असल में उसका सगा पिता है। लेकिन थॉमस बेंजामिन को यह सच नहीं बताता है। वो बस दूर से उसे देखता है और शायद मन ही मन पछताता है। साल की पतझड़ आती है। बेंजामिन बोट के साथ दुनिया की यात्रा पर निकलता है। नए बंदरगाह, नए लोग, नया जीवन। विदा होने से पहले वो डेजी से मिलता है। अब डेजी लगभग 12 साल की हो चुकी है। डेजी उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम जहां भी जाओ मुझे चिट्ठी जरूर लिखना। बेंजामिन वादा करता है
और वो वादा निभाता भी है। दूर दूर से वो डेजी को पोस्ट कार्ड भेजता है, हर जगह से। और इस बीच डेजी का सपना भी पूरा होने लगता है। उसे न्यूयॉर्क सिटी की एक बैले डांस कंपनी में दाखिला मिल जाता है। बेंजामिन समंदर की लहरों में बह रहा होता है और डेजी अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारी में होती है। दोनों अलग अलग रास्तों पर, लेकिन एक दूसरे की याद में जुड़े हुए। कहानी आगे बढ़ती है और अब बेंजामिन अब और जवान दिखने लगा है, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एलिजाबेथ एबर्ट से, जो एक आकर्षक रहस्यमयी महिला जो ब्रिटिश व्यापार मंत्री की पत्नी है। एलिजाबेथ की आंखों में गहराई है और उसके अंदर एक अधूरी ख्वाहिश, एक अधूरा सपना। रात दर रात वे दोनों साथ बैठते हैं और बातें करते हैं, चुपचाप मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की तन्हाई में अपनी जगह बना लेते हैं। एक रात एलिजाबेथ कहती है, जब मैं 19 साल की थी तब मैंने इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हार मान गई। उसकी आवाज में नमी होती है, एक अधूरे वादे की कसक। एलिजाबेथ बेंजामिन को जिंदगी के बारीक स्वाद सिखाती है और कुछ नई जगहों की कहानियां जिनके नाम भी बेंजामिन ने कभी नहीं सुने थे। धीरे धीरे बेंजामिन उसके प्यार में डूब जाता है। पर जैसे हर खूबसूरत चीज एक दिन खो जाती है, वैसे ही एक सुबह एलिजाबेथ चली जाती है, बिना कुछ कहे, बस एक खाली कमरे को छोड़कर। बेंजामिन का दिल टूटता है। वो पहली बार समझता है, कभी कभी कुछ लोग हमें छूते हैं और फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिंदगी थमती नहीं है। उसी साल दिसंबर में एक तूफान आता है। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया है। अमेरिका अब सीधे युद्ध में कूद चुका था। कैप्टन माइक अपने टगबोट को अमेरिकी नौसेना के लिए समर्पित कर देता है। बेंजामिन और बाकी चालक दल अब जंग में भेजे जाते हैं, क्योंकि समुद्र में डूबे जहाजों को ढूंढने और बचाव कार्यों के लिए उनकी जरूरत है। एक गश्त के दौरान उन्हें एक डूबा हुआ अमेरिकी ट्रांसपोर्ट जहाज मिलता है। पानी में करीब 300 जवानों की लाशें तैर रही होती हैं। उसी वक्त एक जर्मन पनडुब्बी ऊपर आती है। कैप्टन माइक बिना एक पल गंवाए जहाज को पूरी रफ्तार से पनडुब्बी की ओर मोड़ देता है। जर्मन गनर गोलियां बरसाता है और बेंजामिन देखता है कि कैप्टन माइक और लगभग पूरा दल मारे जाते हैं। टगबोट जर्मन पनडुब्बी से टकराकर दोनों को समुद्र में डुबो देता है और एक बड़ा धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अगले दिन बेंजामिन और एक अन्य नाविक को अमेरिकी नौसेना बचा लेती है। कहानी में आगे युद्ध खत्म हो चुका है। बेंजामिन वापस लौटता है उस जगह जहां उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अब वह लगभग 50 साल का दिखने लगा है, लेकिन असल में वह तो जवान हो रहा है। जैसे जैसे उसका शरीर छोटा और स्वस्थ होता जा रहा है, उसकी आत्मा और अनुभव भारी होते जा रहे हैं। वह सबसे पहले क्वीनी से जाकर मिलता है, वो महिला जिसने उसे गोद लिया था, ममता दी थी, नाम दिया था। क्वीनी उसे देखकर रो पड़ती है, मेरा बेटा लौट आया पुकार के। कुछ ही दिनों बाद अचानक डेजी भी उससे मिलने आती है। अब वह लगभग 20 साल की जवान और खूबसूरत युवती है। उनकी आंखों में पुरानी यादें तैरती हैं। कुछ हफ्तों बाद दोनों एक बार फिर डिनर पर जाते हैं। डेजी उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। शायद वह अब उसे चाहने लगी है, शायद अब वक्त मिल गया है, लेकिन बेंजामिन उसे छू नहीं पाता। डेजी को यह बात चुभती है। वह चुपचाप चली जाती है, बिना कुछ कहे। कुछ समय बाद बेंजामिन की मुलाकात थॉमस बटन से होती है, वो आदमी जिसने बचपन में उसे अकेला छोड़ दिया था। अब थॉमस गंभीर रूप से बीमार है। बिस्तर पर पड़े हुए वो बेंजामिन को सच बताता है कि वो बेंजामिन का असली पिता है। बेंजामिन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं। थॉमस अपने मरने से पहले बेंजामिन को अपनी बटन बनाने वाली कंपनी और सारी जायदाद सौंप देता है। बेंजामिन एक दिन अचानक न्यूयॉर्क पहुंचता है, वो भी बिना बताए। वह डेजी से मिलने आता है, लेकिन जब वह देखता है कि डेजी अब किसी और से प्यार करने लगी है, वह बिना कुछ कहे लौट जाता है। वह जानता है अगर वो खुश है तो मुझे उसके बीच नहीं आना चाहिए। डेजी अब पेरिस में है, एक मशहूर बैले डांसर बन चुकी है, लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी बदल देता है। एक टैक्सी उसके पैर को कुचल देती है। उसका करियर वहीं खत्म हो जाता है। इस खबर को सुनकर बेंजामिन तुरंत पेरिस पहुंचता है। जब डेजी उसे देखती है तो चौंक जाती है।
अब बेंजामिन और भी जवान और भी आकर्षक लग रहा है, लेकिन डेजी अंदर से टूटी हुई है। उसके पैर अब कभी मंच पर नहीं नाच पाएंगे। गुस्से, दर्द और शर्म से भरी हुई डेजी बेंजामिन से कहती है, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। बेंजामिन चुपचाप चला जाता है, लेकिन डायरी में वो लिखता है, मैं गया नहीं था, मैं वहीं पेरिस में रुका रहा, बस दूर से उसे देखता रहा, उसकी सलामती की दुआ करता रहा। उसकी मोहब्बत सच्ची थी, पर अब एक तरफा थी। डेजी के जाने के बाद बेंजामिन कुछ और औरतों के साथ संबंध बनाता है, शायद अकेलेपन से लड़ने के लिए, शायद डेजी को भूलने की कोशिश में। लेकिन वो खुद मानता है, मैं जिससे चाहता था वो बस डेजी थी। कहानी आगे बढ़ती है और एक लंबे अरसे के बाद डेजी भी उसी जगह लौटती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है बेंजामिन से। अब वह लगभग 40 साल का दिखता है, एकदम जवान, तेज और आत्मविश्वासी। वह मोटरसाइकिल चलाता है, एविएटर चश्मा पहनता है और उसकी मुस्कान अब भी डेजी के दिल को छू जाती है। अब दोनों लगभग एक ही उम्र के दिखते हैं, बेंजामिन 29 और डेजी 43 साल की। अब न उम्र की दीवार है, न समाज की बंदिशें। दोनों फिर से प्यार में डूब जाते हैं, साथ में समुद्र की लहरों पर सेलिंग करते हैं, जैसे जिंदगी एक खूबसूरत सफर हो। लेकिन जब वे लौटते हैं, एक मनहूस खबर उनका इंतजार कर रही होती है। क्वीनी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो औरत जिसने बेंजामिन को पाला, मां बनकर उसका साथ दिया, अब सिर्फ यादों में बची है। दोनों साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर एक घर में साथ रहने लगते हैं। डेजी अब एक बैले स्टूडियो खोल चुकी है। वो अपने सपनों को फिर से जीने की कोशिश कर रही है। इसी बीच वो बेंजामिन को एक बड़ी खुशखबरी देती है कि वो मां बनने वाली है। बेंजामिन चौंकता है, मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। क्या मैं इस बच्चे का पिता बन भी पाऊंगा जब मैं खुद हर दिन और छोटा होता जा रहा हूं? डेजी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और नाम रखती है कैरोलीन। डेजी बहुत खुश है। वह हर हाल में इस परिवार को साथ रखने के लिए तैयार है। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, डेजी बेंजामिन से कहती है। लेकिन बेंजामिन के दिल में एक डर पल रहा है। वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी को एक ऐसा पिता मिले जो हर साल और छोटा होता जा रहा हो, जो शायद एक दिन उसका हमउम्र या उससे भी छोटा बन जाए। मैं नहीं चाहता कि कैरोलीन को कभी यह याद हो कि उसका पिता अजीब था। कैरोलीन के पहले जन्मदिन के बाद बेंजामिन एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपने पिता की बटन फैक्ट्री, अपनी सेल बोट, गर्मी की छुट्टियों वाला घर, सब कुछ बेच देता है। जो भी पैसा मिलता है वह बैंक के लॉकर में रख देता है, डेजी और कैरोलीन के नाम। फिर एक शाम चुपचाप वह घर से बाहर निकल जाता है, बिना गुस्से, बिना आंसुओं, बस एक भारी दिल लेकर। बेंजामिन अब अकेला सफर करता है, नकाब की तरह बदलते चेहरों के पीछे। वह हर साल और भी छोटा और भी अकेला होता जा रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और कई सालों बाद बेंजामिन एक बार फिर डेजी की जिंदगी में लौटता है। अब वह सिर्फ 23 साल का दिखता है, जवां, शांत, लेकिन आंखों में एक पुरानी मोहब्बत की गहराई लिए हुए। वो डेजी से मिलने जाता है, लेकिन अब डेजी की जिंदगी बदल चुकी है। वह अब शादीशुदा है। उसका एक प्यारा परिवार है, एक पति और बेटी कैरोलीन। डेजी बेंजामिन को एक परिवार के पुराने दोस्त के रूप में सबके सामने लाती है। बेंजामिन मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिल में एक चुभन सी उठती है। वो अपनी ही बेटी से अजनबी बनकर मिल रहा है। डेजी बाद में अकेले बेंजामिन से मिलती है और शांत स्वर में कहती है, तुमने जो किया वो सही था। अगर तुम नहीं जाते तो मैं ये सब नहीं संभाल पाती। दोनों की आंखों में आंसू हैं, वो बातें जो कह नहीं पाए, वो लम्हे जो कभी जी नहीं पाए। उसी रात डेजी बेंजामिन के होटल आती है। बातें शुरू होती हैं पुरानी यादों से, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बहता चला जाता है। वक्त, दूरियां, हालात। एक बार फिर बेंजामिन और डेजी एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। ये मोहब्बत का आखिरी मिलन है, न कोई वादा, न कोई उम्मीद। सुबह होने से पहले डेजी चुपचाप विदा लेती है। बेंजामिन खिड़की से उसे जाता देखता है। डेजी एक टैक्सी में बैठती है, दरवाजा बंद करती है और बिना पीछे देखे चली जाती है। बेंजामिन सिर्फ खड़ा रहता है, चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्यार, वही इंतजार। कहानी आगे बढ़ती है और बेंजामिन अब अकेला है। वह दुनिया में भटकता रहता है,
कभी भारत की गलियों में, कभी किसी अनजान शहर के टूटे फूटे मकानों में सोता है। छोटे मोटे काम करता है, खाना बनाने से लेकर सामान उठाने तक हर काम करता है। हर दिन वो और भी छोटा और भी मासूम होता जा रहा है। डेजी अब विधवा हो चुकी है। उसे एक दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का फोन आता है। उन्होंने एक पुराने गिरते हुए मकान में एक अजीब सा बच्चा पाया, जो अब शारीरिक रूप से कोई 11-12 साल का लगता है, लेकिन बहुत बीमार और कमजोर था। उस बच्चे के पास एक डायरी थी जिसमें लिखा था डेजी। डेजी सब कुछ छोड़कर उस अस्पताल पहुंचती है और पहचान जाती है वो बच्चा और कोई नहीं, बेंजामिन है। डेजी खुद उस नर्सिंग होम में रहने लगती है जहां कभी बेंजामिन पला था। अब वो उसकी देखभाल करती है जैसे कोई दादी अपने छोटे पोते की करती है। बेंजामिन अब धीरे धीरे अपनी यादें खोने लगता है। डिमेंशिया के लक्षण दिखने लगते हैं। वो धीरे धीरे एक छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है। डेजी उसे वही बचपन की किताब पढ़कर सुनाती है जो कभी उसकी दादी ने उसे और बेंजामिन को सुनाई थी। एक दिन बेंजामिन 4 साल के बच्चे जैसा हो जाता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरी जिंदगी जी है, पर कुछ भी याद नहीं आता। कभी कभी वो छत पर चला जाता है। डेजी उसे धीरे धीरे नीचे लाती है, हर बार माँ जैसा धैर्य रखकर। फिर एक दिन वो एक टॉडलर बन जाता है, फिर धीरे धीरे नवजात शिशु में बदल जाता है, और एक शांत ठंडी दोपहर डेजी उसे अपनी बाहों में लिए होती है। बेंजामिन उसकी आंखों में देखता है, एक आखिरी बार, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और फिर बिना कोई शोर किए वह उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। बेंजामिन की मृत्यु होती है, शरीर से एक नवजात शिशु, पर उम्र से 85 साल का बूढ़ा इंसान। डेजी अपनी बेटी कैरोलिन को सच्चाई बताती है, बेंजामिन तुम्हारे पिता थे। यह बताकर डेजी अपने जीवन की आखिरी सांसें लेती है। उसी समय हैरिकेन कैटरीना न्यू ऑरलियंस को तबाह कर रही होती है। एक स्टोर रूम पानी में डूब जाता है। उस स्टोर रूम में अब भी गैटो की बनाई घड़ी है, जो अब भी समय को उल्टी दिशा में माप रही है। एक अनोखी जिंदगी का अंत जो उल्टी दिशा में चली, लेकिन हर मोड़ पर सच्चे प्यार की गवाही देती रही।